नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग बात करें देश के अंदर चल रहे एक ऐसे मुद्दे की जिस मुद्दे ने सभी राजनीतिक खिलाड़ियों को एक ही रिंग में लाके खड़ा कर दिया है। कोई किसी पार्टी का हो, कहां से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल देश के अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक पॉलिटिकली युद्ध चल रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का एक पॉलिटिकली मैच है जो देखने को मिल रहा है। ये पूरा किस्सा क्या है ये आपको समझाएंगे, लेकिन उसको समझाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ तब इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिनके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी रिफ्यूजी के अलावा, जो हम लोग न्यूज में, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मुद्दा था, वो था देश के अंदर स्थापित की जाने वाली कोई एक राष्ट्रीय भाषा। और 1950 में 26 जनवरी 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ, उसी समय पर नेहरू जी के सामने जब ये मुद्दा आया कि देश के अंदर एक ही भाषा रखी जाए जो सभी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो देश के अंदर रखी जाए, उसको हम लोग हिंदी भाषा कर देते हैं। तो देश का ये जो इशू था, उस समय नेहरू जी ने इसको 15 सालों के लिए स्थगित कर दिया कि 1965 में देखा जाएगा। 1965 से लेकर 2025 आ गई, अभी तक ये जो मुद्दा है, ये अभी इस पर कोई भी, कैसा भी गवर्नमेंट कोई भी इस पर अपना स्टेप नहीं ले पाई है। और मुद्दा जो था बढ़ते बढ़ते बहुत हाई लेवल पर फिलहाल ये जा चुका है। लेकिन इस मुद्दे की बात मैं क्यों कर रहा हूं, इस मुद्दे से डिलिमिटेशन का या परिसीमन का क्या लेना देना है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देश के अंदर फिलहाल चल क्या रहा है। देखिए, बात है साल 1971 की, 1971। 1971 देश के अंदर जनगणना होती है और उस जनगणना के आधार पर देश के अंदर सभी लोकसभा सीटों को और साथ साथ जो राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं उनको एक फाइनलाइजेशन दे दिया जाता है कि देश के अंदर एक लंबे समय तक के लिए, ऑलमोस्ट 20 एक 25-30 साल तक के लिए यही सीटों को हम लोग फाइनल रखेंगे। 1971 की जनगणना में यह भी रखा जाता है कि जनगणना हर 10 साल के बाद की जाएगी। और उसमें यह भी कहा गया कि अब अगला जो परिसीमन होगा, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन जो अगला होगा, उसका मतलब यह है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या के आधार पर वहां की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। ये जब 1971 में बात हो रही थी, तब उन्होंने बोला कि इसके बाद सन 2026 में अगला परिसीमन होगा, अगला डिलिमिटेशन होगा, यानी कि 2026 में अब हम लोग जब जनगणना को चेक करेंगे तब देखेंगे कितनी सीटें कहां बढ़ानी है और कहां पर घटानी है। इन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1950 में जब हमारा संविधान बना, तैयार हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तब देश के अंदर लोकसभा की जो सीटें थी उनको फाइनल किया गया था कि मैक्सिमम सीट ऑफ द लोकसभा कैन गोज अप टू 550+2। शायद संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि देश के अंदर जनसंख्या किस कदर बढ़ने वाली है या किस लेवल पर बढ़ने वाली है, इसका अंदाजा नहीं था। इसलिए वो कम ही सीटें फाइनल करके गए कि 550 या इससे ऊपर जो सीटें हैं वो लोकसभा की नहीं करेंगे। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, एक अमेंडमेंट होगा और जो सीट्स हैं मैक्सिमम वो कभी भी बढ़ाई जा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब 1971 के बाद सन आ गया 2025 और अगली साल आ जाएगा 2026, यानी कि वो साल जिस साल ये तय होगा कि देश के किस राज्य की कितनी जनसंख्या है और उस राज्य के अंदर कितने लोकसभा की और राज्य की विधानसभा की सीट होनी चाहिए। ये सारा फैसला अगले साल होने वाला है। हर 10 साल में जब जनगणना हो रही थी तो 2011 के बाद अभी तक देश के अंदर जनगणना नहीं कराएगी, जो होनी चाहिए थी 2021 में। नहीं कराने के पीछे जो रीजन था सरकार की तरफ से वो ये था कि कोविड का साल चल रहा है, कोविड उस समय पे अपने पीक पे था, इस चक्कर में सरकार ने एक्सक्यूज दिया और फिर सरकार ने ये बोल दिया कि करने का फायदा ही क्या, 2026 में तो वैसे ही परिसीमन होना, तो उसी टाइम पे जब जनगणना, उसी दोनों चीजों को एक साथ साथ कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसको 2021 में अवॉइड किया। अब 2025 में, क्योंकि अब अगली साल जो है वो जनगणना होने वाली है और कुछ ही साल पहले देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च करी है, जिसके अकॉर्डिंगली देश में भाषाओं को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। और जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो वापस से उसी कहानी की ओर लेकर जाते हैं जब 1950 में देश का संविधान लिखा गया था और इसको इंप्लीमेंट किया गया था। वापस से वही चीजें देश के अंदर देखने को मिल रही है। अब साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया दो मुद्दों को लेके हो रहा है। पहला मुद्दा है परिसीमन की सीट और दूसरा मुद्दा है देश के अंदर भाषाओं का विकास। देखिए चीजें क्या हो रही हैं, देश के अंदर जो लोकसभा की सीटें अभी तक चलती आ रही हैं 1971 के बाद से, वो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या देश के अंदर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे 48 सीटें हैं। फिर आता है वेस्ट बंगाल, जहां पे
42 सीटें हैं, फिर आता है बिहार जहां पे 40 सीटें हैं, फिर आता है तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं, उसके बाद आता है एमपी जहां 29 सीटें हैं, कर्नाटका जहां पे 28 हैं, गुजरात जहां पे 26 हैं। तो ये देश के टॉप वो स्टेट हैं जहां पे जनसंख्या की दर जो है वो ज्यादा है। अब जब हम लोग देश के नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो सिर्फ सिनेमा या स्पोर्ट्स के गेम्स में ही हम लोगों को कंपेयर नहीं करने होते, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर लिटरेसी रेट को लेकर भी दोनों जगह को हम लोग कंपेयर करते हैं। साउथ इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर यूपी और बिहार जैसे राज्य हैं। हालांकि मैं इन राज्यों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट में जो दो राज्य हैं इन्होंने देश को कुछ खास योगदान नहीं दिया। वो एक अलग बात है कि देश के अंदर मैक्सिमम आईएएस आईपीएस जो है वो बिहार से ही आते हैं और यूपी के अंदर से ही ज्यादातर लोग देखने को मिलते हैं। बट फिर भी या तो बहुत पढ़े लिखे मिलेंगे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसा माहौल है देश के यूपी और बिहार का। और इसके अपोजिट साउथ इंडिया में जब हम लोग देखते हैं तो वहां के राज्यों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो कहानी कुछ आप ऐसे समझो कि एक घर के अंदर दो भाई हैं और ये जो दोनों भाई हैं इनमें से एक भाई जो है वो समझदार है तो उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई मेरी आय इतनी है और ज्यादा जनसंख्या का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा बच्चे अगर घर के अंदर हो जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली उसने अपनी फैमिली प्लानिंग करी। इसको समझदारी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत दूसरा जो भाई है उसने क्या किया, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान ना देने के चक्कर में उसने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो जनरेशन आने वाली वो किस तरीके से सरवाइव करेगी। उसने फोकस किया जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक भाई के पास बच्चे की संख्या ज्यादा है, दूसरे भाई ने समझदारी दिखाते हुए अपनी जो जनरेशन थी उसको कंट्रोल में रखा। अब समय आता है बंटवारे का। बंटवारे के समय पर अगर यह फैसला किया जाए कि भैया जितने लोग उतने लोगों को ही हर व्यक्ति को एक इक्वल पार्टिसिपेट या इक्वल जो उसका हिस्सा है वो मिलेगा, तो इस हिसाब से जो समझदार भाई था उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसने तो फैमिली प्लानिंग या जनरेशन प्लानिंग करी उसी अकॉर्डिंग थी कि ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, लिमिटेशंस के अंदर ही सारी चीजों को करें। और जो अनपढ़ था उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि उसने बच्चे ज्यादा पैदा किए, तो उसके घर में अगर 5 या 6 बच्चे हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली उसको जो फायदा है उसका ज्यादा मिल जाएगा। तो ये जो मुद्दा है यही मुद्दा है साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया का, कि साउथ इंडिया के जो पढ़ा लिखा समाज था या जो एक लिटरेसी रेट ज्यादा है, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं दोनों को कि नॉर्थ में पढ़े लिखे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे अपना अपना व्यू है चीजों को देखने का, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि साउथ इंडिया के अंदर लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सेंसिबल है एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया। जब साउथ इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हैं तो पिछले 10 सालों में जो रेज ऑफ साउथ इंडियन जो पॉपुलेशन है वो बहुत दर कम है नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉर्थ इंडिया ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि देश के अंदर ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो वो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादातर जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो अक्सर ये होता है कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री या जो बड़े पद मिलते हैं वो हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं वहीं से व्यक्ति को पीएम जैसा पद जो है बेसिकली वो मिल जाता है। तो यहाँ की सरकार ने कभी उनको ज्यादा रोकने की या समझाने की कोशिश नहीं करी कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल किए, बस एक इश्तेहार विज्ञापन और एड वगैरह करते रहे कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन उससे कोई ज्यादा लोगों ने सीरियस लिया नहीं। इस बात को साउथ इंडिया में लोगों ने समझा, उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और अपनी जनरेशन के ऊपर भी काफी हद तक कंट्रोल किया। अब जब 2026 में परिसीमन का समय आया है तो अब जो सेंसस होने वाला है उसमें यह देखा जाएगा कि भैया किस राज्य की कितनी जनसंख्या है, और जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य को उसी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ही उसको सीट्स जो है वो अलॉट की जाएंगी लोकसभा के अंदर। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है, एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हिसाब से तो तमिलनाडु के अंदर जो अभी फिलहाल 39 सीट है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया तमिलनाडु जो है वो 5वां बिगेस्ट स्टेट है, 5th बिगेस्ट स्टेट है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है तमिलनाडु में जो 39 सीट है इनका नुकसान हो सकता है -10 का। ठीक है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है अभी पॉपुलेशन को देखते हुए। जिस बात पे अभी तमिलनाडु के जो सीएम है वो रोज सुर्खियों में बने हुए हैं, अमित शाह के साथ रोज उनका एक वार्तालाप झगड़ा भी चल रहा है इस बात को लेके कि हमने तो समझदारी दिखाई है देश के रिसोर्सेज को देखते हुए, तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। खैर, तो अब मुद्दा सारा का सारा वही है कि साउथ इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कम है, तो साउथ इंडिया के अंदर जो सीट्स हैं उनका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम हो सकती है। हालांकि राजनाथ सिंह से लेके अमित शाह और अमित शाह से लेके तमाम जो भी राजनीतिक धुरंधर हैं देश के अंदर, बड़े बड़े पदों पर शामिल हैं, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया के अंदर सीटों को कम नहीं करेंगे। अगर इनकी इस बात को भी माना जाए कि भैया साउथ इंडिया के अंदर जो भी जिस राज्य की जो जो सीट है उनके पास वही सीट रहेंगी, ठीक है। और
क्योंकि नॉर्थ के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी है, तो साउथ की अगर सीटों को कम नहीं भी कर रहे हैं और नॉर्थ की सीटें अगर बढ़ा देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया को जो एक जस्टिस है वो उनके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी सीटें तो उतनी रही। जब आपने बंटवारा किया, जब आपने चीजों को डिवाइड किया अपने लोगों के अंदर, तो आपने उस तरफ चीजों को ज्यादा दे दिया जहां की जनसंख्या ज्यादा थी। तो साउथ इंडिया को तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और अगर साउथ इंडिया की सीटें कम भी हो रही हैं, जैसे कि तमिलनाडु का एक अंदाजा लगाया गया है, पीछे जो चार्ट है प्रॉपर इसी चीज को दर्शाता है, तो अगर वहां पे सीट कम हो रही तो ज्यादा नुकसान है। और सीट कम नहीं भी हो रही उतनी ही है, और नॉर्थ में सीट बढ़ाई जा रही है, तो भी तो वहां पे नुकसान ही है। तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो कम देखी जाएगी। फिलहाल 10 लाख के ऊपर एक एमपी का एक प्रोविजन इंडिया के अंदर है कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग एक एमपी को रखेंगे। उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है तमिलनाडु के अंदर वो 10 एमपी कम होने चाहिए। 39 ज्यादा है, 29 के आसपास होने चाहिए। और जो नॉर्थ इंडिया खासकर यूपी जैसे स्टेट है, यहाँ पे जो 80 है, इनकी तो जो नंबर ऑफ एमपी है ये तकरीबन 108 109 होने चाहिए। ये एक रिपोर्ट्स हैं जो अपना अंदाजा दे रही हैं। ये कहानी पूरी की पूरी अभी परिसीमन की चल रही है, जिसके बारे में हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रॉपर एक न्यूज है जो अभी कवर की गई है न्यूज़पेपर के द्वारा। 1976 में जब इंदिरा गांधी साहब ने जब इमरजेंसी देश के अंदर घोषित की थी, तब उन्होंने उस समय पे बोल दिया था कि 2026 तक अभी जो भी परिसीमन है वो नहीं होगा, और 1971 के बाद 25 सालों तक परिसीमन को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट 25 सालों के आसपास का उन्होंने टेंटेटिव दिया था। चलिए, अब आर्टिकल 81 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, क्लियर कट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन दैट एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल अलॉट सीट इन द लोकसभा इन सच मैनर दैट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, यहां पे रेशियो ऑफ पॉपुलेशन की बात ये कर रहे हैं। रेशियो ऑफ पॉपुलेशन की जब जब बात होगी तब तब आपको यही बात समझनी पड़ेगी कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि किस तरीके से जनसंख्या के आधार पर जो सीट हैं उनका डिवीजन होने वाला है। ठीक है। If the letter and the spirit of the original provision were to be implemented today, the composition of the Lok Sabha would change ड्रास्टिकली। तो ये सारे के सारे जो मैटर हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन की जो गेनिंग है वो नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में कम है। वही सारे आर्टिकल्स उन्होंने दे रखे हैं। 1976 के बाद जब 42nd अमेंडमेंट हुआ उसमें सारा डिक्लेरेशन किया गया था। ठीक है। बाद में 84 अमेंडमेंट हुआ था 2001 के अंदर, उसमें भी 2026 को ही फाइनल किया गया था। और अभी जो सीट्स हैं, द रिजल्ट ऑफ द फ्रीज इज दैट प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, मैन या वुमेन एक ही बात है, हैज बीन डिल्यूटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग ऑफ द सीट बेस्ड ऑन द 1971 census. All big state had a Lok Sabha MP representation roughly 10 lakh people. यानी कि हर 10 लाख के ऊपर रफली एक जो व्यक्ति है, एक जो एमपी है वो रखा जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो जो था वो इसका चल रहा था। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये है जो मुद्दा भी साउथ और नॉर्थ के बीच में चल रहा है। अब सरकार जब परिसीमन कर भी लेती है, जब डिलिमिटेशन कर भी लेती है, तो डिलिमिटेशन के बाद अगर लोकसभा की सीटें साउथ में घटती हैं तो भी साउथ का नुकसान है, एज इट इज रहती है तो भी साउथ का नुकसान है। और बढ़ेंगी तो किस ब्याह पे बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन तो बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, तो वहां पे बढ़ने का तो सवाल आ ही नहीं रहा। लेकिन क्योंकि परिसीमन हो रहा है तो सीट तो बढ़ेंगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी है तो सीट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और जो 550 की जो लिमिट कर रखी है उसको भी डिलिमिट करना पड़ेगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के अंदर सारे के सारे जो सीट्स हैं इनके ऊपर चेंजेस आएंगे। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर अगर सीटें इतनी ही रहेंगी तो भी नुकसान है, कम होती हैं तो और ज्यादा नुकसान है। अब देखते हैं गवर्नमेंट जब परिसीमन करते है तो इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट का फैसला आता है। ये न्यूज बहुत ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का आंतरिक एक व्यवस्था का मामला है। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।